सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं, जहां पर सेनेटर इजाज चौधरी साहब को आखिरकार 9 मई के केसेस में से जमानत मिल गई। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, कहने को तो जमानत है लेकिन असल में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि 9 मई अब से महज 7 दिन के बाद दोबारा आ रहा है, मतलब 2 साल पूरे हो जाएंगे। सेनेटर इजाज चौधरी जो कि बुजुर्ग सियासतदान हैं, सेनेटर भी हैं, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी बार बार जारी किए गए चेयरमैन सेनेट से, लेकिन किसी भी तरह से जो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं उन्होंने उन पर अमल नहीं होने दिया। और सेनेटर इजाज चौधरी जो हैं उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ना किसी वोटिंग में ना किसी डिस्कशन में शामिल नहीं होने दिया गया। सेनेटर इजाज चौधरी अलील हैं, दिल का आर्जा है, कई बार हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा क्योंकि उनकी तकलीफ बढ़ गई। उसके बावजूद ना बीमारी की वजह से उन्हें जमानत दी गई और ना ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहने की इजाज़त दी गई। सख्त तरीन जेल उन्होंने काटी, इस्तकामत के साथ काटी। उनको और उनके पूरे ख़ानदान को हमारी तरफ से तहसीन। आज आखिरकार उनको जमानत मिली है। ये महज एक जमानत नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स के पूरे बयानिए के अंदर एक बड़ा शगाफ है। शगाफ तो खैर पहले भी पढ़ते रहे इस बयानिए में। जब जब 9 मई से रिलेटेड केसेस अदालतों के अंदर पहुंचे हैं और उन पर समाअत हुई है, तो इन केसेस के बारे में किसी किस्म के कोई सबूत ये सामने रखने से जो आरी नजर आए, कोई सबूत इनके पास थे नहीं और अदालतों के अंदर सवाए इधर उधर के झूठ बोलने के इनके हाथ में कुछ नहीं था। आज भी जमानत रोकने की भरपूर कोशिश की हुकूमत ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत पेश ना किए जाने की बिना पर सेनेटर इजाज चौधरी साहब को 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मिल गई है। अब कुछ दोस्त जो है, मैं ट्विटर वगैरह पर देख रहा था कि सोच रहे थे कि शायद जमानत तो हो गई है, लेकिन जैसे पहले उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स बार बार जारी हुए कि उन्हें सेनेट के अंदर लाया जाए क्योंकि वो सेनेटर हैं, चेयरमैन सेनेट ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर किए और उन पर कभी भी अमल नहीं हुआ, तो कुछ दोस्त ये सोच रहे हैं कि शायद सेनेटर इजाज चौधरी साहब को जमानत तो मिल गई लेकिन शायद उनको रिहाई ना मिले। मैं समझता हूं कि अब उन्हें रिहाई मिल जाएगी। मेरा तज्जिया ये है कि अब चौधरी साहब ने जितनी भी हवा इसमें भरनी थी, मैं चौधरी निजामुद्दीन की बात कर रहा हूं, जितनी भी उन्होंने हवा भरनी थी इस गुब्बारे में 9 मई वाले में, और भर चुके हैं और ये गुब्बारा फट चुका है और फट भी ऐन उनके मुंह पर चुका है। अब उनके पास मजीद स्पेस नहीं है इसके अंदर हवा भरने की, इसलिए चौधरी साहब की जमानत कौम को, चौधरी साहब के ख़ानदान को मुबारक हो। और मुझे लगता है कि सेनेटर इजाज चौधरी अब रिहा हो जाएंगे, ये मेरा तज्जिया है। देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे बयानिया भी दफन हुआ है और जो जुल्म व सितम की एक दास्तान रकम की गई है, उसका एक चैप्टर जो सेनेटर इजाज चौधरी के नाम है, वो आज कम अज़ कम उसमें एक अहम, मैं ये कहूँगा कि तारीख ने पन्ना पलटा है और अब मामला आगे बढ़ेगा कि वो जेल से रिहा होंगे। अगली खबर आपके सामने रखेंगे जो हमने कल डिस्कशन आपके सामने की थी उसी के ऊपर, और वो खबर ये है कि हम कल भी आपको बता रहे थे कि एक तरफ तो जंग 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 की बात की जा रही है और जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर डेंटोनिक, उन्होंने रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी और कहा कि 36 घंटों में जंग होने जा रही है। वो 36 क्या 72 घंटे हो गए हैं, कोई जंग नहीं छिड़ी, कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के अरबों रुपए डूब गए और पाकिस्तान की इंटरनेशनली जगहसाई हो रही है। पहले जगहसाई तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट कि हाँ हम 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं, दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, उस स्टेटमेंट के ऊपर पहले जगहसाई हो रही थी। अब इंफॉर्मेशन जो के वजीर हैं उनकी जो ये हरकत थी रात 2 बजे, उन्होंने जो पैडी चंगी अंग्रेजी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब उस पर जगहसाई हो रही है। और CNN ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि ये आपने क्या हरकत की थी। सवाल तो जाहिर है CNN ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने तो सवाल पूछा कि आपने क्यों किया था, क्या आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं जो क्रेडिबल मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। और उन्होंने फिर कहा कि अगर आपके पास थी भी इन्फॉर्मेशन तो आपको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। उसका भी कोई जवाब नहीं था, आए बाएं शाएं था सारा का सारा वो इंटरव्यू जो CNN पे था। मेन मुकम्मल तौर पर वहाँ भी एक, मैं ये कहूँगा कि खुली हजीमत थी। पता नहीं चौधरी साहब को ख्याल भी नहीं आता जिनको ये सब कुछ, जिन गधों के ऊपर ये लाइनें लगाकर उन्हें जेबरा बनाकर पेश कर रहे हैं, इनको चौधरी साहब को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि ये अपने लिए और पूरी कौम के लिए किस तरह से जोकर साबित हो रहे हैं और पूरी दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं। CNN की जो एंकर थी वो सीधा पूछ रही थी कि आपने हरकत क्या की और फिर कोई हमला भी नहीं हुआ और इसमें से कुछ निकला भी नहीं, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपने ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी है। उस पर वजीर साहब के पास कोई सहर हासिल गुफ्तगू ना कर सके, ना वो किसी किस्म का इम्पैक्टफुल जवाब दे सके। तो ये तो है, लेकिन बहरहाल कहने की बात यह कि एक तरफ तो जंग 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 का बयानिया है और पाकिस्तान के अंदर लोगों से बात करें तो कहते हैं हमें तो कोई जंग का माहौल नजर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ अब 150 ट्रक वाघा के रास्ते, वही वाघा बॉर्डर जो बंद कर दिया गया है, वीजे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए दोनों मुल्कों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, कि 150 ट्रक जो गालिबन अफगानिस्तान से आए हैं हिंदुस्तान के लिए, वो 150 ट्रक वाघा के रास्ते से गुजार कर हिंदुस्तान भेज दिए गए हैं।
अब हम इसके खिलाफ नहीं हैं, मैं तो कभी भी इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस दो नंबरी के खिलाफ हूं जो अवाम के साथ बेची जाती है कि एक तरफ जंग 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 का बयानिया है और दूसरी तरफ 150 ट्रकों को जो है वो फ्री वे दिया गया है और वो हिंदुस्तान के अंदर इंटर हुए हैं। तो फिर ये सारा माहौल क्या है, उधर से भी और इधर से भी ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये आम आवाम को भी बेचारी को बता दें, उधर वाली को भी और इधर वाली को भी, ताकि आवाम का भी सांस जो है वो हल्का हो, उन्हें भी पता चले कि आपके मामलात हैं तो हैं क्या। अगली खबर आपके सामने एक तज्जिया है नजम सेठी साहब का। और नजम सेठी साहब ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम जो फॉर्मर DGISI रहे हैं वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। उन्होंने उनकी नाकामी पर तज्जिया किया है। नाकामी उनकी ये है कि वो कहते हैं कि वो एडवाइज़र बनना चाहते थे नेशनल सिक्योरिटी पर। तो जिस तरीके से NSA बने हैं, अब मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जैसे उनको ये ओहदा मिला है जो मशीर बराए कौमी सलामती, और वही मशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी या कौमी सलामती या कौमी सिक्योरिटी जो है वो बनना चाहते थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम, लेकिन वो नाकाम हुए। जाहिर है इसका मतलब है कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एतमाद हासिल नहीं था, वरना घर तो वो नहीं जाना चाहते होंगे। घर तो इनमें से कोई भी नहीं जाना चाहता। जो आ जाता है वो कहता है फिर लंबा ही काम किसी ना किसी तरह से 3 साल, और फिर मुझे एक्सटेंशन मिले, और फिर उसके ऊपर सुपर एक्सटेंशन मिले, और फिर मैं जाते जाते कुछ और सदर बन जाऊँ, फिर कुछ और बन जाऊँ। तो लंबी रेस के घोड़े आते हैं सारे हमारे सामने, कोई जाना नहीं चाहता घर पर। खैर, ये तो उन्होंने उनकी नाकामी का ऐलान किया। ये तो आप लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब ही बता सकते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब वो हट रहे थे DGISI उन्होंने भी 1 साल की एक्सटेंशन ली थी, अगर आपको याद हो। तो उनकी एक्सटेंशन के बाद भी ये चर्चे थे कि उनको किसी ना किसी ऑफिस में लगाया जा रहा है। तो ये तो चलें एक ओवरऑल, क्योंकि एक्सटेंशन का आजकल रवाज है, तो उस रवाज के अंदर एक ओवरऑल सूरत हाल के अंदर ये भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब चलते हैं ज़रा अगली तरफ, और अगली खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और वो खबर ये है कि राणा सनाउल्लाह ने ये कहा है कि नवाज शरीफ इंडिया के खिलाफ बयान नहीं देंगे। जी हाँ, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि नवाज शरीफ इंडिया के खिलाफ किसी किस्म का बयान नहीं देंगे। और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि नवाज शरीफ साहब के भाई की वफाकी हुकूमत है, उनकी बेटी की पंजाब में हुकूमत है, उन दोनों ने बयान दे दिए हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब कोई बयान नहीं देंगे। आप ज़रा दोनों के बयानात चेक कर लीजिए तो आपको नहीं नजर आएगा कि इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कोई खास किस्म का बयान उन दोनों ने भी दिया है। मरियम साहबा ने सिर्फ ये कहा है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बड़ी बहादुर फौज है, पाकिस्तान का दिफा करेगी, ये उन्होंने बयान दिया। और शहबाज शरीफ का तो पता नहीं, बेचारे का पता ही नहीं चलता, उनको तो खुद नहीं पता चलता कि मैंने कोई बयान दिया है कि नहीं दिया। तो उन दोनों ने जो बयान दिए वो आपके सामने, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने अपनी पोजीशन राणा सनाउल्लाह साहब के थ्रू कौम के सामने वाजे करके रख दी है कि मैंने बयान नहीं देना कोई भी इंडिया की मौजूदा सूरत हाल की तरफ, आपने जो करना है कर लें। नवाज शरीफ ने सीधा जो है वो जवाब दे दिया है। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने टेलीविजन पर आकर ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि नवाज शरीफ साहब कोई भी बयान नहीं देंगे। अब आगे चलते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड मेरा तज्जिया है। वो खबर ये है कि इमरान खान साहब का तो दबंग बयान आप देख ही चुके हैं। उन्होंने डिफरेंट इसके पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने पहले तो पुलवामा पे भी बात की, फिर उन्होंने RSS पे भी बात की, मोदी पे बात की, हिंदुस्तान की जो दाखिली सियासत है उसके ऊपर बात की, उन्होंने पाकिस्तान के मामलात पर बात की, पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम का जो इस वक्त एक जनरल साहब की पॉलिसियों की वजह से एक दूरी है, जो इलेक्शन लूटा गया और सारी चीज़ें, उस पर बात की। तो एक बड़ी मुफस्सल उन्होंने बयान दिया, एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक उनके पार्टी के वर्कर के तौर पर। जब मैं वो बयान देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बयान। लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर करें, पाकिस्तान के लिए तो वो, पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा उम्दा बयान है, क्योंकि चले कोई तो बोला और कोई तो नहीं बोला। इमरान खान तो बोले, नवाज शरीफ नहीं बोला, मरियम नवाज नहीं बोली, शहबाज शरीफ नहीं बोले, तो चलें कम अज़ कम जरदारी नहीं बोले, बिलावल नहीं बोले, तो इमरान खान तो बोले। लेकिन क्या ये इमरान खान के साथ ज़्यादती नहीं है? मैं अब एक रेट्रोस्पेक्टिवली सोच रहा हूँ कि इमरान खान ने, गौर कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का इस टाइम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत गहरा असर और रसूख है। इमरान खान का बयान देखिए तो उसमें RSS का जिक्र भी है, मोदी को हेड ऑन लिया है, पुलवामा का जिक्र भी है। जो बाहर बैठे हुए हैं वो इतना डरते हैं कि वो बयान देने से कासिर हैं। जो जेल में है, जिस पर मजीद सख्ती हो सकती है सब कुछ को कहने के, मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान इस वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। तो जो बाहर आज़ाद है उनको इस बात का पता है कि हमने बयान नहीं देना वरना हम फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। लेकिन जो जेल के अंदर है, जिसकी ज़िंदगी पहले ही तंग है, जिसके ऊपर तमाम मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो अंदर से देखिए कि कितना अब मैं यही कहूँगा कि कितना डिटर्मिन, लेकिन उसके साथ साथ सख्त बयान दे रहे हैं। तो क्या इसकी दूसरी साइड ये नहीं कि उनको भी फिर खामोशी रहना चाहिए था? अगर ये सब खामोश हैं जो हुकूमती ओहदों पर बैठे हैं, जाहिर है मायूब बात है, ये मुझे नहीं करनी चाहिए, आप में से कईयों को लगे ये आप क्या कह रहे हैं, उनको क्यों खामोश रहना चाहिए था। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जिनको इलेक्शन में जितवाया है फॉर्म 47 पर और सीटें दी, वो सब खामोश हैं, वो हिंदुस्तान के साथ गुडी गुडी रहना चाहते हैं। तो फिर इमरान खान इतना सख्त बयान क्यों जारी करें? क्या उनको भी एडवाइस नहीं करनी चाहिए थी जो लोग उन्हें मिलने गए कि बाहर ये माहौल है, किसी ने और बयान नहीं जारी किया गया? या फिर दूसरी बात ये कि क्या वाकई उनका ये बयान अपना है?
या उनका बयान जो है वो बनाकर जारी किया गया है ताकि उनका बयान तत्ता जारी किया जाए, क्योंकि उनके बयान का कौन सा जनरल साहब को या नून को या पीपल्स पार्टी को नुकसान होना है, इनको तो फायदा ही होना है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आपके कमेंट्स में सारे जरूर पढ़ता हूं जो आप करते हैं। मेरी कोशिश होती तमाम कमेंट्स पढ़ूं, जवाब तो जाहिर नहीं दे सकते, लेकिन कमेंट्स आपके मैं गो थ्रू जरूर होता हूं। रोज मैं कम से कम 2 घंटे देता हूं वक्त आप लोगों की जो आ रहा है डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वो पढ़ने के लिए, और स्पेशली वीलॉग के नीचे कि आप क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं। इसलिए इस पर आई लीव इट टू यू, फूड फॉर थॉट, कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इमरान खान को इन हालात में इतना सख्त तगड़ा बयान देकर आलमी एस्टेब्लिशमेंट को फिर अपने खत्ते डलवाने की कोई जरूरत थी? उनको तो अंदर ब्रीफिंग भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं बाहर क्या हो रहा है, बाहर चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, इंडिया में हुआ क्या है, दहशतगर्दी का हमला कितना सख्त हुआ है, कैसा हुआ है, क्या वहां पर लोगों को उनके कपड़े उतार के उनको आइडेंटिफाई करके कत्ल किया गया या कैसे किया गया। आई मीन वाकया तो बहुत ही दर्दनाक हुआ है ना, अफसोसनाक हुआ है, इंसानों का कत्ल हुआ है, मासूम इंसानों का कत्ल हुआ है। तो आप उस वाकये को जिसने भी किया, जाहिर है गलत वाकया किया है। तो कहने की बात यह है कि क्या इतना तगड़ा बयान देना चाहिए था इस मौके के ऊपर? पाकिस्तानी के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि देना चाहिए था, अच्छा भी लगता है, तगड़ा बयान भी है, लेकिन उसकी रेमिफिकेशंस क्या दोबारा इमरान खान नहीं भुगतेंगे? और जिस वजह से बाहर वाले बैठे हुए हैं, तो ज़रूर लिखिएगा अपनी राय से ज़रूर। अगर आप जिस भी जगह पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में हैं, जिस जगह पर भी है, अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर अपनी राय से बताइएगा हमें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के साबिक, जो इंडिया में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, अब्दुल बासित साहब। बहुत ही ये इफेक्टिव पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, बहुत नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हम बयानिए की जंग हार रहे हैं। हम समझते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और दफ्तर खारजा से बयान दिलवाने से बयानिया बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता हिंदुस्तान में। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा है कि बयानिए की जंग हम हार रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, जब आपने तमाम सोशल मीडिया बंद कर रखा है, ट्विटर बंद कर रखा है, सहाफ़ियों पर आपने ज़िंदगी तंग कर रखी है, वो 10 बार सोचते हैं कि हमें ये बयान देना है या नहीं देना। देंगे तो कहीं वीगू डाला हमें तो नहीं उठा लेगा, देंगे तो कहीं आकर हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज उठाकर तो नहीं ले जाएंगी। तो इन हालात के अंदर आप खुद बताइए कि बयानिया कैसे बनना है? तो बयानिया तो हमारा जाहिर है, इसमें बयानिए में शिकस्त तो हुई है, और उसके साथ साथ जो बयानिए की जंग है, जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पाकिस्तान के दिफा के सारे जो भी एक नैरेटिव है उसके अंदर अपनी जान डालती थी, उनको तो हमने इंतशारी और डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया, बार बार करार दे दिया। उनको उनके घरों से उठाया, उन पर केसेस बनाए, उनके चेहरों के ऊपर नकाब डाले, उनको फेंटा लगाया, उनको महीनों जेलों में रखा, हुकूमत खानों में रखा। अब वो तो डिसंगेज हो गए काफ़ी हद तक। तो जब आपकी यूथ ही डिसंगेज हो जाए, जब वो इनडिफरेंट हो जाए, तो फिर बयानिए की जंग तो आपने हारना ही है, क्योंकि जिन्होंने, जो आपके बयानिए के हीरोज थे, जो नैरेटिव बिल्ड करने के हीरोज थे, उनको तो आपने दहशतगर्द, बागी और पता नहीं क्या कुछ करार दिया हुआ है। तो फिर बयानी की जंग तो जाहिर है आपने इंटरनेशनली भी और लोकली भी हारनी ही है। फिर आगे अब्दुल बासित साहब कहते हैं कि अप्रैल 2016 को हमारी अदालत ने 22 अप्रैल 2016 को हमारी अदालत ने कुलभूषण यादव को सज़ा सुनाई, और मई के महीने में भारत आलमी अदालत इंसाफ चला गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ का बाइकआउट करना चाहिए था, पाकिस्तान को उसकी मानना ही नहीं चाहिए था कि वो इस केस को सुन सकते हैं और उनका कोई अमल दखल है इस पर। लेकिन उस वक्त क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मिली भगत थी सारी, पाकिस्तान आलमी अदालत में जाकर पार्टी बन गया, और आज तक पाकिस्तान के हाथ उस वजह से बंधे हैं। ये कहना है साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब का। दुरुस्त बात है इनकी, ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोई इस पर बात कर रहा है, पहले भी काफ़ी बार इस पर बात हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है जी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ, जो पाकिस्तान में चाइनीज़ एम्बेसडर है। चाइनीज़ एम्बेसडर ने उसके बाद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन शहबाज शरीफ के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना पाकिस्तान की भरपूर हमायत करता है और साथ खड़ा है। बेहतर यह होता कि चाइनीज़ एम्बेसडर भी एक प्रेस रिलीज करते अपनी चाइनीज़ एम्बेसी से, लेकिन उनकी तरफ से नहीं आया बयान। शहबाज शरीफ के ऑफिस से यह बयान जारी हुआ कि चाइना पाकिस्तान के साथ पूरी तरह इस सारे मामले के अंदर खड़ा है। और कॉन्ट्रेरी अगर आप अमेरिका के जिन भी लोगों की बातचीत हुई है, भले शहबाज शरीफ के साथ मार्को रूबियो की हुई है, और इसी तरह उनके डिफेंस मिनिस्टर की जयशंकर साहब से हुई है, और मार्को रूबियो की भी जयशंकर के साथ हुई है, दोनों तीनों सूरत हालों के अंदर उन्होंने बाकायदा एक फॉर्मल प्रेस रिलीज जो है उनके दफ्तरों ने जारी की है। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने हम आपके सामने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज से रखते हैं, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंचे हैं। वहां पर टैंक्स डिप्यूटेड हैं या टैंक्स प्लेस्ड हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनमें से एक टैंक के ऊपर आर्मी चीफ चढ़ गए, और वहां से वो तस्वीरें जो हैं वो फिर सोशल मीडिया पर चढ़ गई, और उन्होंने हाथ बुलंद करके उस टैंक के ऊपर अपने रिजॉल्व का मुजाहरा किया और कहा कि पाकिस्तानी फौज हर सूरत पाकिस्तान का दिफा करेगी, कोई अभाम ना रहे, इंडिया की फौजी मुहिमजोई का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा, ये आर्मी चीफ का कहना है। टैंक पर चढ़कर उन्होंने तस्वीर बनवाई और वहां पर नारे लगाए। ये मामला जो है वहां से इस पर मैं कोई तज्जिया नहीं करूंगा, अगेन आई लीव इट टू यू। आप जरा अपने रिमार्क्स के अंदर जरूर इस पर भी तज्जिया कीजिएगा, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं।
अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने सोमालिया के वजीर खारजा को फ़ोन करके पाक भारत कशीदगी, सिंध तास माहदे की मुअत्तली समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की है। कोई सोमालिया बड़ा अहम मुल्क है, हमारे लिए बड़ा मोहतरम है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन है उसमें उसकी कोई मुझे खास इफेक्टिवनेस समझ भी नहीं आती और नज़र भी नहीं आती। सोमालिया का इसमें क्या लेना देना है, लेकिन शायद और कोई हमारा फ़ोन उठाता नहीं होगा, तो हमने कहा खबर तो देनी है, तो चलो सोमालिया को कर लेते हैं। तो ये हमारे हालात हैं, ये चौधरी साहब के लाए हुए लोगों के हालात हैं जो इसी बात के ऊपर खुश हैं कि बस चलें हमने सोमालिया से बात कर ली। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने कहा है कि पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की अपनी नाकामी भी है। ताहम इस मसले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का अमकान नहीं, बल्कि मामला बातचीत से हल होने की तवक्को है। ये उस तरफ से किसी सीनियर पोजीशन पर से जो कोई शख्सियत रिटायर्ड हुई है उनका शायद पहला बयान है, या चंद एक बयान जो हैं उनमें से एक है जो ये कह रहे हैं कि जंग होने का खदशा नहीं है। बाकी तो माहौल सब ने उधर और इधर गर्म किया हुआ है। मुझे भी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़े पैमाने पर जंग होगी। छोटी मोटी झड़प हो सकती है, लेकिन बड़े लार्ज लेवल के ऊपर जंग होती हुई जो है वो मुझे भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, आखिरी बात ये कि CNN को जो इंटरव्यू दिया हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन थी और हमारी ये उन्होंने पूछा ना कि आपने क्या हरकत की थी, हमला तो हुआ नहीं, तो फिर ये आप क्या डर फैला रहे थे हर जगह। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने कहा क्या क्रेडिबल थी? उन्होंने कहा मैं ये नहीं बता सकता कहाँ से आई थी, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, लेकिन इंफॉर्मेशन थी कि शायद वो हमला कर दें। तो हमारा एक जाते जाते सवाल है कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने से पहले नहीं थी? तो अगर थी तो हमने वो दुनिया को क्यों नहीं बताया था कि हमारी एक ट्रेन अगवा हो जानी है या अगमाल हो जानी है? वो इन्फॉर्मेशन हमने क्यों नहीं दी? वो भी देनी चाहिए थी ना। अच्छा चले, अगर किसी वजह से पहले नहीं थी तो बाद में तो होगी, तो क्या हमने कोई इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई फॉरेन डिग्नेटरीज को बुला के, एम्बेसडर्स को बुला के, फॉरेन मीडिया को बुला के हमने इंगेज करके कोई जाफर एक्सप्रेस का सारा वाकया जो है उसकी इन्फॉर्मेशन रखी दुनिया के सामने? हमने नहीं रखी। तो फिर सवाल तो उठते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ये सारा माहौल जो गर्म किया जा रहा है, ये मुल्क के अंदर जो एक डिस्कोर्स था पूरे का पूरा डिस्कशन का, पब्लिक ओपिनियन का, वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है जंग के मामलात के साथ मिला के उसे?